जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी का क्वेश्चन पेपर नंबर 11 करने वाले हैं। और इस क्लास में जो आप लोग देखेंगे समान ज्ञान देखेंगे, समान विज्ञान देखेंगे और गणित का सेक्शन देखेंगे। और ये जो क्लास रहने वाला है ना, जो आपके टीए आर्मी का जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग है। और ये स्पेशल आपका टीए आर्मी के लिए ही है। और आपके टीए आर्मी के लिए स्पेशल मैंने मॉक टेस्ट भी बना दिया है एप्लीकेशन पर। देखिए यहाँ पर मॉक टेस्ट बना दिया गया है वीरपद के एप्लीकेशन पर। वहां से जाकर अभी आप टेस्ट को ज्वाइन करके और डेली आप लोग टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। एग्जाम का टाइम कम है, अभी आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो जाएगा। और जितना मैं सारा क्लास करवा रहा हूँ आप क्लास को हमेशा डेली आप देखा करिए, ठीक है ना। डेली आपके लिए 10 बजे आता है, तो 10 बजे आप लोग तैयार रहिए कॉपी और पेन लेकर। और जहां लगे नोट बनाना है वहां नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं स्पेशल अभी टी आर्मी का ही क्लास करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, यहाँ पर अपने ऑप्शन को देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपका आंसर है और मेरे आंसर से मैच करिएगा। तो जिन बच्चों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर आंसर ए आया है ना, महात्मा गांधी आया है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर क्या कर दिया होगा, बारदोली की महिलाएं, ठीक है, बारदोली की महिलाएं कर दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पर आपको बारदोली की महिलाएं भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा मैं इसका रीजन बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए सरदार जो है ना, ये बारदोली की महिलाओं ने उनको कहा था, लेकिन उपाधि किसने दिया था। तो उपाधि जो दिया था उनका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था यहाँ पर, तो ये दिया गया था 1928 में। कब दिया गया था, 1928 में, जब बारदोली का सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था, बारदोली, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, बारदोली का सत्याग्रह। यहाँ पर बारदोली का सत्याग्रह जब हुआ था तब ये उनको सरदार की उपाधि, सत्याग्रह हुआ था तब उनको दिया गया था, सरदार की उपाधि दिया गया था बारदोली। और ये कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। और ये बारदोली सत्याग्रह क्या था, तो बारदोली सत्याग्रह ना एक आपका किसान आंदोलन था। क्या क्या था, किसान आंदोलन था। क्या हुआ था ना, इसमें जब कर को बढ़ा दिया गया, टैक्स को बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना, तब ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन, ठीक है ना। तो ये किसान आंदोलन था। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट आप करके जाएंगे ना, तो एग्जाम का पूछने में, जो एग्जाम में आपका पूछने का तरीका होता है ना, कुछ अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। इसलिए एक एक पॉइंट आपके लिए करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इससे पिछले वाला क्लास में मैंने क्या बताया था कि ये कौन सा देश है जो झीलों का देश कहा जाता है, कौन से देश को झीलों का देश कहा जाता है। तो आपने क्या पढ़ा था यहाँ पर, तो फिनलैंड पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था, तो फिनलैंड को क्या कहते हैं हम लोग, झीलों का देश कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में कौन सा शहर है जिनको झीलों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उदयपुर में। उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उदयपुर को और क्या कहा जाता है, देखिए उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और उदयपुर को ही क्या कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का काश्मीर। क्या कहा जाता है, राजस्थान का काश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का काश्मीर किसको कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपका भारत में झीलों का शहर कौन सा है, तो आपका ये आपका उदयपुर है। उदयपुर कहाँ पर है, तो आपका राजस्थान में है। तो यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना, राजस्थान में है। राजस्थान में आप उदयपुर है, उसे ही क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है और राजस्थान का काश्मीर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे झील दिया गया है। और मैंने इससे पिछले वाला क्लास में मैंने क्या बता दिया था यहाँ पर कि झीलों का देश किसे कहते हैं, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। देखिए हमारे देश में 5 सालों के लिए होता है यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कि अमेरिका
के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है ऑप्शन में से। अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर बी है यानी कि 4 साल है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने दिनों का होता है, तो 4 साल का होता है। और अभी के टाइम में राष्ट्रपति कौन है वहां का, यहाँ पे करंट अफेयर में क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना आपका वहां का अभी राष्ट्रपति है। तो डोनाल्ड ट्रम्प याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि लेग बिफोर विकेट यानी कि एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है। तो एलबीडब्ल्यू जो है ना ये कौन से खेल से संबंधित है। तो आपने यहाँ पर समझ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है और आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जरूर करा होगा। एलबीडब्ल्यू किस में होता है, ये होता है आपका क्रिकेट में यूज होने वाला शब्द है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किस देश को मध्यरात्रि की सूर्य भूमि कहा जाता है, यानी मध्यरात्रि की सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा देश को कहा जाता है, यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, नॉर्वे को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्यरात्रि की भूमि कहा जाता है। और उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। क्या कहते हैं, राइजिंग सन के कौन सा कंट्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तब ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा था कि मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि, ये रात में एक बार यहाँ पर सूर्य दिखता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर नॉर्वे जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है। और नॉर्वे का कैपिटल क्या है, नॉर्वे का राजधानी क्या है। नॉर्वे का राजधानी जो है ना ये आपका है, नॉर्वे का ओस्लो है। क्या है, तो ओस्लो, यहाँ पर लिख लीजिए ओस्लो, ठीक है ना। ओस्लो जो है यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, ओस्लो, ठीक है, ओस्लो क्या है, इसका राजधानी है नॉर्वे का। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और फिनलैंड का राजधानी क्या पर है, तो हेलसिंकी, मैंने बोला था यहाँ पर हेलसिंकी क्या है, तो फिनलैंड का राजधानी है। और जापान का राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। ये सारी चीज पता कर लीजिएगा, आप एग्जाम में राजधानी भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर देने में आपको मिस्टेक मत करिएगा यहाँ पर, ठीक है। और तो यहाँ पर देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन मैं करवाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा। कभी कभी आपको 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को रिविजन के लिए मैं यहाँ पर जानबूझकर डाल देता हूँ यहाँ पर। और मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ कि वन पर जितने सारे क्लास आ रहे हैं ना, और वीर पथ के एप्लीकेशन पर सभी क्लास को देख लीजिएगा। और जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, तो वीर पथ के एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा टीए आर्मी के लिए, क्योंकि स्पेशल आपका ये टीए आर्मी के लिए ये टेस्ट बनाया गया है, ठीक है ना। और टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आपको हो रहा है अगर ना, तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर लीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर एक बार। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में ये बैंकॉक, यानी थाईलैंड का राजधानी क्या है, तो आपका बैंकॉक हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर हनोई किसका राजधानी है, हनोई जो है ना किसका राजधानी है, तो ये आपका दिया गया है वियतनाम का। किसका, वियतनाम का राजधानी क्या है, तो आपका हनोई है। और जकार्ता किसका है, तो जकार्ता जो है ना इंडोनेशिया का है। किसका है, इंडोनेशिया का राजधानी क्या है, तो जकार्ता है। और मनीला किसका है, तो फिलीपींस का। क्या है, फिलीपींस का राजधानी कहां पर है, तो मनीला है। तो सभी पता कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यानी कि वियतनाम का राजधानी क्या है, तो हनोई है। और इंडोनेशिया का राजधानी क्या है, तो जकार्ता है। और फिलीपींस का राजधानी कहां पर है, मनीला है। और बैंकॉक किसका राजधानी है, तो ये राजधानी है आपका थाईलैंड का, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आंसर था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए, क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गर्म रेगिस्तान। इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका आंसर जो है ना देने में गलती हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है ना, जो अफ्रीका में है, और ये है आपका सहारा रेगिस्तान है। क्या है, सहारा रेगिस्तान यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए मेरे साथ में। क्वेश्चन ये है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला
पहले भारतीय कौन थे? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला जो पहला भारतीय था ये थे विश्वनाथन आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। और ये कब बने थे चैंपियन, ये सिर्फ कब जीते थे? ये जीते थे साल 2000 ईस्वी में। कब जीते थे? साल 2000 ईस्वी में। आप लोगों के एग्जाम में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे, तो करंट अफेयर से भी आप लोग अवगत रहिएगा, ठीक है ना। और इसका क्लास में जल्दी लाने का मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO क्या है? FAO है, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चरल, क्या है? कल्चरल, CULTURE, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल RAL कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका कहाँ है मुख्यालय? इसका मुख्यालय जो है ना ये आपका रोम में है। कहाँ है? रोम में है, यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है। अब देखिए रोम जो है ना ये कौन से कंट्री का कैपिटल है? तो ये रोम है आपका इटली का कैपिटल। क्या है? इटली का कैपिटल। याद कर लीजिएगा यहाँ पर इटली का कैपिटल क्या है? तो आपका रोम है। और पेरिस किसका आपका कैपिटल है? तो पेरिस जो कैपिटल है आपका ये फ्रांस का। किसका है? तो फ्रांस का कैपिटल है। आप देखिए यहाँ पर पेरिस के बारे में मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो पेरिस जो है ना किसका हेडक्वार्टर है? तो ये आपका यूनेस्को का है। किसका है? यूनेस्को का क्या है? कैपिटल है। कौन? तो ये हेडक्वार्टर कौन है? तो ये पेरिस है, फ्रांस में है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम में कभी कभी ना यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर यूनेस्को का मैं फुल फॉर्म यहाँ लिखवा रहा हूँ। UN का मतलब जानते हैं? UN का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और E का मतलब होता है एजुकेशनल। क्या होता है? एजुकेशनल, एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल। और S का मतलब क्या होता है? एजुकेशनल के बाद आपका हो जाएगा एजुकेशनल एंड साइंटिफिक। क्या होता है? एंड साइंटिफिक, SCIENT फिक, साइंटिफिक, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। क्या होता है? CULTURAL, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। तो ये याद कर लीजिएगा, आप एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है ये। यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चरल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में है। अब यहाँ पर हेडक्वार्टर के बारे में एक दो पॉइंट मैं और लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? WHO मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा WTO का मतलब जानते होंगे आप लोग। और WMO इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है ना आपका जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है? तो जेनेवा जो है ना ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, लैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। यानी जिनेवा कहाँ पर है? तो आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और WHO, WTO और WMO का मुख्यालय जिनेवा में दिया गया है। और इसके अलावा एक बात और जान लीजिए कि IMF में मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। और आपका वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय ना आपका है ना ये आपका है वाशिंगटन DC में है, यानी कि अमेरिका में है। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैं आपको ये सारा बता रहा हूँ आपको। और यूनेस्को के बारे में तो यहाँ पर फुल फॉर्म याद कर ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? और मेरा क्लास अच्छा लग रहा है ना, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को समझ में आए कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प कर पाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं यहाँ पर? किस मुगल स्मारक का निर्माण अकबर ने कराया था? कौन से स्मारक का निर्माण करवाया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन जो है ना, सभी ऑप्शन को गौर से देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अकबर के द्वारा बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी के अंदर में, ठीक है ना, 2-3 चीज बनाया गया है। तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए बुलंद दरवाजा, आपने क्या पढ़ा होगा? बुलंद दरवाजा। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर बुलंद दरवाजा। क्या है? दरवाजा।
जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। ये फतेहपुर सीकरी एक क्या है? एक शहर है, ये भी जान लीजिए। फतेहपुर सीकरी क्या है? एक शहर है। उस शहर में देखिए यहाँ पर बुलंद दरवाजा बना दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बुलंद दरवाजा हो गया, दूसरा पंचमहल हो गया, ठीक है ना। क्या है? पंचमहल। पंचमहल कहाँ पर है? पंचमहल कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। इसके अलावा जोधा भाई का महल, क्या है? जोधा भाई का, जोधा भाई का क्या है? पैलेस, कहां पर है? ये फतेहपुर सीकरी में ही है। और ये सारा किसके द्वारा बनाया गया है? ये सारा किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अकबर के द्वारा बनाया गया है। क्या किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी के अंदर में सारा चीज है। इसके अलावा जो आप एग्जाम में पूछा जाता है ना अकबर के बारे में, यहाँ पर अगर स्मारक की बात करूं तो आगरा का किला, क्या है? आगरा का किला, आगरा का किला। आगरा का किला मतलब क्या? आगरा फोर्ट। क्या है? आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है? ये अकबर के द्वारा ही बनाया गया है। देखिए यहाँ पर लाल किला अलग है जो दिल्ली में है, ठीक है ना। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आगरा का किला। आगरा का किला यानी कि आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है? तो अकबर के द्वारा ही बनाया गया है। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। अगर नहीं पता है ना तो यहाँ पर आप लोगों को नोट बनाना है, और नोट बनाने से नहीं होगा, आपको रिविजन भी करना है। देखिए सारा पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ ना उसको भी आप लोगों को लगे जरूरी है तो उसको भी आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के से संबंधित है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषणा किया जाता है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये दिया गया है? देखिए यहाँ पर पहले ये जान लीजिए कि आपातकाल जो होता है ना भारत में 3 टाइप के होते हैं। क्या कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा होता है। पहला तो आपने देख लिया यहाँ पर, पहला आपका होता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है, यानी इसको क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी, EMERG, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी। और ये दूसरा कौन सा होता है? ये होता है राज्य आपातकाल। क्या होता है? राज्य आपातकाल। क्या होता है? राज्य आपातकाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और तीसरा जो आपातकाल होता है ना वो होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। जिसे क्या कहा जाता है? आपका फिनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। क्या कहता है? फिनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में 1-2 पॉइंट और बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करता है ना, तो यहाँ पर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करा है ना, यानी कि अनुच्छेद 352 करा है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जान लीजिए, ठीक है ना, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल तो आपने देख लिया। ये अनुच्छेद किसमें, आर्टिकल किसमें जाता है? तो आर्टिकल जाता है आपका 352 में जाता है, ठीक है ना। और राज्य आपातकाल जिसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। ये आपका आर्टिकल किसमें जाता है? तो ये आपका जाता है 356 में। किसमें जाता है? 356 में। और वित्तीय आपातकाल किसमें जाता है? तो ये आपका जाता है किसमें? आपातकाल 360 में जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसे कि राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका एक और है वित्तीय आपातकाल है। तो अभी तक हमारे देश में ना वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन से आर्टिकल में है? 360 में है। अब देखिए तीनों को याद करने का एक तरीका क्या है? देखिए तीनों आपातकाल में क्या है? 4 साल का आपका गैप है। पहला में क्या है? 352, ठीक है। 356 यानी कि 4 साल का गैप इसमें हो गया। और 356 के बाद क्या है? आपका 4 का अंतर है, यानी कि तीनों में 4-4 का अंतर है, ठीक है ना। यानी कि समझ लीजिएगा 4-4 का अंतर आपका दिया गया है। यानी तीनों आपातकाल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि भारतीय तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है? देखिए तटरेखा से संबंधित मैंने इसे पिछले वाले क्लास में करवाया था कि इंडिया में वह कौन सा राज्य है जिसमें की तटरेखा उसमें सबसे ज्यादा है, यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपने क्या आंसर करा था? तो यहाँ पर करा था आपने गुजरात करा था। क्या करा था आपने? गुजरात करा था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर भारत
में तटरेखा के अनुमानित लंबाई कितना है, यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर सभी जो भारत में जितने भी तटरेखा वाला राज्य है, जगह है ना, उनकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई जो दिया गया है ना अप्रॉक्स में 7516 किलोमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 7516 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में ही ये दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं मेरे साथ में। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? और आप एग्जाम में ये भी आता है कि असहयोग आंदोलन जो है ना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी, मैं लिख भी देता हूं क्योंकि आप एग्जाम में ये चीज आते भी हैं। और ये कब शुरुआत किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था 1922 में। किसमें किया गया था? 1922 में। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाता है। अब यहाँ तो शुरुआत हुआ था लेकिन इसका समाप्ति भी हुआ था। तो इसका समाप्ति कब हुआ था? ये खत्म कब हुआ था? असहयोग आंदोलन ये खत्म हुआ था आपका साल 1922 में। क्या हुआ था? खत्म हुआ था। और खत्म कैसे हुआ था? ये हुआ था, एक घटना हुआ था। कौन? तो चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है ना, चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था ना कि जेल के अंदर में ही जितने सारे पुलिस वाले थे ना सबको बंद करके बाहर से उसमें आग लगा दिया गया था, जिसके में क्या हुआ था कि 22 पुलिसकर्मी जो था ना जिंदा जल गए थे। ठीक है ना, उसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो 1922 याद कर लीजिएगा। 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है ना, उसके बाद से ये असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? शुरुआत हुआ था 1920 में। और किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। और इसके अलावा एक पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने करवा दिया है आपके क्लास में। ये 1919 में एक घटना हुआ था, जालियांवाला बाग घटना हुआ था। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी याद रख लीजिएगा, जालियांवाला है ना हत्याकांड। ठीक है ना, यहाँ पर निहत्थे लोगों में जो जनरल डायर ने आदेश दे दिया था गोली चलाने का, ये कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और बैसाखी के दिन हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को दिन। तो क्या हुआ था? 13 अप्रैल के दिन हुआ था। अब APRIL अप्रैल को हुआ, 13 अप्रैल को हुआ था और बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त जो है ना ये आपका है कौन सा? तो यहाँ पर मारियाना गर्त है। मारियाना गर्त आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मारियाना गर्त। और मारियाना गर्त जो है ना ये कहाँ पर है? कौन से महासागर में है? कौन से महासागर में है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में कहाँ है? कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। क्या है? महासागर। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? पैसिफिक ओशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पैसिफिक ओशन कहते हैं। ठीक है ना, OCN। ठीक है ना, पैसिफिक ओशन। यहाँ पर कहां पर है? तो यहाँ पर मारियाना गर्त क्या है? महासागर, सबसे गहरी महासागरीय गर्त है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखा है? देखिए यहाँ विंग्स ऑफ फायर जो है ना ये एक आत्मकथा है। तो किसका आत्मकथा है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा है और उन्हीं के द्वारा लिखा गया है विंग्स ऑफ फायर। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो विंग्स ऑफ फायर क्या है? तो ये आपका APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा है। आप एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा कौन है? कौन सा बुक है? ये आपका विंग्स ऑफ फायर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। ठीक है ना, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं 50 क्वेश्चन करवाता हूं ना, तो 50 क्वेश्चन करते हैं तो कम से कम आपका 100 क्वेश्चन जो है ना 100 क्वेश्चन से ज्यादा ही क्वेश्चन आपका एक क्लास में क्लियर हो जाता है। इसी तरह से आपके वीरपद के एप्लीकेशन पर इसी तरह से यहाँ पर क्लास में जो सारा टेस्ट जो है बनाया गया है, तो एक एक टेस्ट को आप लोगों को 100% करना है। और जो मैं क्लास करवा रहा हूँ ना एक एक क्लास को बहुत बढ़िया से करना है और सभी नोट्स बनाना ही आप लोगों के लिए। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए यहाँ पर
कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन से नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए यहाँ पर बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक है। ये क्या करता है कि हर साल ये इसमें बाढ़ आता है, और बाढ़ में ऐसा होता है कि हर साल वो अपना रास्ता बदल लेता है। इससे क्या होता है? बहुत सारा फसल का और माल जाल का नुकसान होता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कौन सा नदी है? तो कोसी जो है ना बिहार का शोक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर, और रिपीट करने का मेरा रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, और आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं ताकि इस क्वेश्चन को आप भूलिए नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पहला बार मेरा क्लास देखा है तो कोई बात नहीं है, और इससे पहले मेरा क्लास देखते हैं ना, मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर तो आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना ये विटामिन सी का केमिकल नाम है, क्या है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए रेटिनॉल है, थियामिन है और टोकोफेरोल है। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए मैं एक बार रिवाइज करता हूँ आप लोगों के लिए। तो रिवीजन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो रिवीजन आपको 100% करना है। जितना आप पढ़ते हैं ना, अगर आप लोग 1 घंटा पढ़ते हैं ना तो 2 घंटा कम से कम रिवीजन में टाइम लगाइए, ठीक है ना। और रिवीजन का टाइम धीरे धीरे कम करिए। अगर मान लिया जाए अभी आपने 1 घंटा में क्लास देखा, ठीक है, 2 घंटा रिवीजन करिए और बाद में इसको किसमें लाइए? 1 घंटा में लाइए, 10 मिनट में लाइए। एक बार आप क्वेश्चन देखिए, आंसर करें, एक बार क्वेश्चन देखिए और आंसर करें। आप इस तरह से रिवीजन करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे कोई भी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए रेटिनॉल जो है ना ये विटामिन ए का, किसका है ये? तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? यहाँ पर रेटिनॉल है। और थियामिन जो है ना ये आपका विटामिन किसका है? विटामिन B1 का है। किसका है? विटामिन B1 का। और टोकोफेरोल जो है ना ये आपका विटामिन ई का है। यहाँ पर सभी पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देखिए नागरिक पुरस्कार बोल रहा है यहाँ पर। तो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है होता है ना ये होता है भारत रत्न होता है। तो अगर आपने आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया है ना भारत रत्न, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप लोग कमेंट करिए यहाँ पर कि भारत रत्न पाने वाले भारतीय पहले कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये सारे क्लासेस मैंने करवा दिया है ना आप लोगों के लिए। अगर पता है तो बताइए, और नहीं तो मेरी क्लास को, सभी क्लास को, बैकवर्ड क्लास को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आपको मैंने बीच में क्वेश्चन पूछने का इसलिए मैंने बोल दिया आपको, ताकि आपका रिविजन भी आपके लिए हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है। देखिए यहाँ पर मुद्रा राक्षस जो है ना ये संस्कृत में लिखा गया नाटक है। किसमें है ये? यहाँ पर भाषा की बात करूं मैं यहाँ पर, क्योंकि आप एग्जाम में भाषा भी आता है। ये भाषा जो है ना आपका संस्कृत में, किसमें है? संस्कृत में लिखा गया है। कौन? तो मुद्रा राक्षस, ठीक है। और यहाँ पर जो नाटक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विशाखा दत्त, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर जो है ना कौन से राज्य में है? तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर बिल्कुल भी कंफ्यूज करके मत दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। अगर आपने आंसर लगाया है ना तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेट से नाम मुझे याद आ गया कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, जैसे मैं कमेंट में बोल रहा हूँ करने के लिए, कमेंट करते हैं। एक बार आप लोग सभी कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कौन से स्टेट से क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना। और अभी तक आपने लाइक अगर नहीं किया है ना तो जो भी स्टेट का नाम कमेंट करेंगे लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, स्पेशल टीए आर्मी का क्लास देख रहे हैं ना, ठीक है, सभी बच्चों के पास वीर पद का एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और सभी बच्चों में क्या होना चाहिए? वो जो 30 टेस्ट है ना, वो 30 टेस्ट आप पूरे खत्म करके जाएंगे अपने एग्जाम से पहले। एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला है, ठीक है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अब जो आपका सेक्शन आपका है ना वो आपका सामान्य विज्ञान का यानी कि जनरल साइंस का है। तो टीए आर्मी क्वेश्चन पेपर में आपके लिए 15 क्वेश्चन आपके साइंस के लिए मिलेंगे। तो इस टीए आर्मी का पेपर जो है ना फुल्ली तरह से यानी कि पूरी तरह से आपका जो ऑफिशियल जो दिया गया है नोटिस उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। क्वेश्चन ये है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। विद्युत आवेश का जो इकाई है ना ये क्या है। यहाँ पर एसआई यूनिट के बारे में जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं तो सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जीके के बुक में जहां भी साइंस का दिया रहेगा ना उसके पहले या दूसरे पेज पर ही आपको एसआई यूनिट का आपको सदा मिल जाएगा, तो उसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिलहाल तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाया है यानी कि कूलॉम लगाया है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर कि ओजोन परत की क्षरण मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन यानी कि नष्ट होना। क्या है, नष्ट होना। यानी ओजोन परत की जो क्षरण हो रहा है यानी कि नष्ट हो रहा है उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना ये ओजोन परत में क्या करता है, धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है इसके द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में आपका है कि कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों के हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। कौन सा वाहिका है जो फेफड़ा से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सीजन वाले रक्त यानी ऑक्सीजन वाले खून जो होते हैं ना, ब्लड जो होते हैं ना उसको ये पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आंसर देने में कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, फुफ्फुसिया तो है, फुफ्फुसिया इसमें भी है, फुफ्फुसिया इसमें भी है, और इन दोनों में से ही आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर किसके द्वारा, ये वेन के थ्रू जाता है यानी कि वेन के थ्रू यानी कि नस के थ्रू यानी कि सीरा के थ्रू जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुफ्फुसिया सीरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि गिरती हुई वस्तु त्वरित क्यों हो जाती है। त्वरित मतलब क्या है, एक्सेलरेट क्यों हो जाता है, उसमें गति जो होता है ना फोर्सली जो है हो जाता है ना, तेज हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो गिरती हुई वस्तु जो त्वरित हो जाता है किसी कारण से, ये कारण होता है इसके पीछे गुरुत्वाकर्षण बल का होता है कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो वायरस से होने वाले रोग कौन सा है, तो वायरस से होने वाले रोग इसमें देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यानी कि पोलियो। पोलियो क्या है, तो आपका वायरस से होने वाले रोग हैं। बाद बाकी टाइफाइड जो है ना ये आपका बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। लेकिन पोलियो किससे होता है, तो वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। और हैजा किससे होता है, तो ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया से ही होने वाला रोग है। और टीबी भी क्या है, तो ये भी आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे है, बयान की देखिए, हैजा, टीबी और टाइफाइड जो है ना ये बैक्टीरिया से होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यानी कि पोलियो जो है ना वायरस से, तो यहाँ पर इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम जो है ना ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसे क्या कहा जाता है, CaOH2। क्या है, CaOH2 को क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में है कि किसी तारे का रंग किससे संबंधित होता है। किसी तारे में जो कोई भी रंग जो देखते हैं ना अलग अलग कलर का, आप लोग तारा देखते होंगे, स्टार देखते होंगे ना, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन होता है आपका तापमान का। क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर का रीजन होता है। जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा दिखाई देगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर 3 तरह के यानी कि टेम्परेचर, अगर मान लिया टेम्परेचर जिस तारा में टेम्परेचर कम रहेगा ना यानी सबसे कम रहेगा ना वो कैसा दिखाई देगा, तो सबसे कम वाला दिखाई देगा आपका लाल दिखाई देगा। क्या देगा, लाल दिखाई देगा सबसे कम वाला। और उसे जो थोड़ा सा लाइट ज्यादा रहेगा यानी कि उसे तापमान ज्यादा रहेगा, लेकिन सबसे कम वाला
उसे ज्यादा वाला क्या दिखाई देगा, उसे ज्यादा वाला दिखाई देगा आपका येलो दिखाई देगा, क्या देगा, येलो दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा, या फिर आपको व्हाइट दिखाई देगा, ठीक है ना। और उससे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा जिसमें तापमान ज्यादा रहता है ना, या क्या दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, क्या देगा, ब्लू या फिर ब्लू व्हाइट, क्या दिखाएगा, ब्लू, थोड़ा सा आपको व्हाइट भी दिखाई देगा, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज्यादा तापमान होता है ना, टेम्परेचर होता है, वो इस कलर का दिखता है। यानी कि किसी तारे का रंग का जो संबंध होता है वो टेम्परेचर से संबंध रखता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। आंखों का कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है। आंख का कौन सा भाग है, आंख का कौन सा भाग, यहाँ पर देखिए सभी भाग का मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा भाग है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर इस चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लेंस है आपका यहाँ पर आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करा है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट हो जाता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि यानी कि कौन सा है जो अदिश राशि नहीं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोणीय आवृत्ति जो है ना, आपका यहां पर आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है देख लीजिए कि स्टेनलेस स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। यानी स्टेनलेस स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है। ये मिलाया जाता है आपका क्रोमियम। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है पीत का उत्पादन कहाँ होता है। पीत जो होता है ना, तो कहाँ बनता है, तो पीत जो है कहाँ बनता है, तो पीत बनता है आपका यकृत में, यानी कि लीवर में बनता है। किसमें बनता है, लीवर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लीवर आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया गया है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पास्कल का नियम इसमें काम करता है। क्या करता है, पास्कल लॉ काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है बिजली द्वारा जल को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए में ये दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है ना, ये ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये आपका आरबीसी का काम होता है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, पास की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है कोई, जैसे कि मायोपिया कहते हैं। जिसको भी मायोपिया होता है यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है, तो वो पास के चीजों को देखता है और दूर के चीज को नहीं देखता है। क्या करता है, दूर के चीज को नहीं देख पाता है। तो उसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अवतल लेंस का प्रयोग करने पर क्या होगा, उसको दूर की भी वस्तु दिखाई देने लगेगा। इसका उल्टा क्या है, ठीक है, निकट दृष्टि। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना, दूर की चीजों को देखता है लेकिन पास की चीजों को नहीं देखता है। तो उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीजों को देखा जाता है, पास की चीज को नहीं देखता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट वाले यानी कि पास वाली चीज को देखता है और दूर वाली चीज को नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है कॉन्क्लेव लेंस का, कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है, यानी अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, आपको 15 क्वेश्चन। तो मैथ वाले सेक्शन में मैं कह रहा हूं आपको जहां लगे वीडियो को पॉज करना है, वहां पर वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आंसर मैं आप बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और जिस तरीके से आप बनाते हैं उसी तरीके से बनाइए, और मैं जिस तरीके से मैं बताता हूं अगर नहीं पता है तो समझने का कोशिश करिएगा। और मैथ से आपको डर लग रहा है ना, तो वीरपद के एप्लीकेशन पर जाइए, ठीक है। और मैथ का क्लास वहां पर दिया गया है, तो मैथ का क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको अभी क्लास नहीं है, लेकिन आपको 2-3 दिन में ये क्लास उसमें आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जाइए अभी वीरपद के एप्लीकेशन पर, इसका जो अभी प्राइस है बहुत ही कम है, तो वहां जाकर मैथ का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपका क्लास ऐसा रहेगा ना, ये कम टाइम में आपका 100% रिजल्ट देगा आपका, ठीक है ना। बिल्कुल आपका स्पेशल आप ही के एग्जाम के लिए इसमें क्लास करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना, ये सारा चीज को, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ए और बी एक साथ 10 दिन में एक काम कर सकता है, ठीक है ना। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। यदि बी शेष काम 9 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उसे कितना दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है ना, क्वेश्चन को जितना आप अधिक समझ पाएंगे तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। देखिए कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था आपको, अगर मान लिया जब कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है ना, तो उसका एक दिन काम कितना होगा, उसका एक दिन काम हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अगर वही बात बोलो मैं कि 2 दिन का काम कितना होगा, 2/10 हो जाएगा। अगर बोलूंगा 3 दिन काम कितना होगा, 3/10 हो जाएगा। उसी तरह से बोलूंगा कि 10 दिन में कितना काम करेगा, 10/10, यानी काट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि टोटल काम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो टाइम एंड वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जब पूरा काम हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और मैंने जो बताया अभी ना, उस पॉइंट को समझ लीजिएगा। यानी कि कोई काम व्यक्ति 10 दिन में कर सकता है किसी काम को, तो उसका एक दिन काम कितना होगा, 1/10 भाग हो जाएगा। 2 दिन काम कितना हो जाएगा, 2/10 भाग हो जाएगा। 3 दिन का काम कितना होगा, 3/10 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा जो भी अभी मैं बताया हूं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं यहाँ पर इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि ए और बी 10 दिन में करता है। बोल रहा है कि 4 दिन के बाद ए जाता है ना, 4 दिन के बाद ए चला जाता है, लेकिन 4 दिन तक तो ए और बी दोनों काम करता है ना। तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 4/10 भाग काम कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, तभी काम क्या है, शेष बच जाता है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरह के तरीके से बनाइएगा आप लोग। तो ए और बी 10 दिन तक काम 10 दिन में करता है, और उस पर 4 दिन तक ए और बी दोनों काम करता है। तो 4 दिन काम कितना होगा, 4/10 काम हो जाएगा। अब ए छोड़ देता है, शेष काम को कौन काम करता है, 9 दिन में बी काम करता है। अब देखिए 9 दिन में कितना काम करेगा ये तो पता ही नहीं है, लेकिन 9 दिन में अकेले काम कर लेता है, यहाँ पे इतना काम बचता है। तो मैं अभी क्या मान लूंगा, बी जो है ना कितना दिन में काम कर लेगा, तो x दिन में काम कर लेता है। कितना दिन में कर लेता है, x दिन में। इसको समझिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, इसको मैंने मानने के लिए बोला हूँ ना, इसको मैंने मानने के लिए बोला हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर 9 दिन में करता है, अब बी x दिन में कर लेता है, तो उसका एक दिन काम कितना होगा, 1/x हो जाएगा। कितना दिन काम किया, 9 दिन काम किया ना, तो 9/x हो जाएगा। 9 दिन को मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर 9/x कर दूंगा। अब क्या हो गया, काम खत्म हो गया। काम खत्म हो जाएगा तो क्या करूंगा, मैं पूरा काम को 1 मानता हूं यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में आया ना मैंने क्या बताया यहाँ पर, बस इतना पॉइंट समझ गए ना तो आपका आंसर निकल चुका है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे ना तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा आपका 10 का x बच जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा, प्लस में 10×90 बराबर में 1/1 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में देख लीजिए, 10 गुना करूंगा इसे तो 10x इधर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस में 90 हो जाएगा। अब क्या कर ली, इसमें आप x बटा को एक जगह ला दीजिए यहाँ पर, तो 4 को मैं इस तरफ लाऊंगा, 4x को 10x में से 4x घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 6x बच जाएगा, बराबर में कितना है, 90 है। अब x बराबर कितना आपका आ गया, x बराबर 90/6 आ गया, यानी काट कितना हो जाएगा, 15। तो आपने x क्या माना था, आपने x क्या माना था, आपने समझ लिया ना, x आपने माना था b का x दिन का काम, यानी कि 10 दिन में काम कर सकता है b, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब a का काम कैसे निकालेंगे, तो a का काम निकालेंगे यहाँ पर 10 गुना में 15/15 माइनस में 10। अब देखिए ये मैंने कहाँ से लाया, ये सारा पॉइंट मैं बता दिया हूँ प्रत्येक क्लास में। अगर मान लिया जाए a और b मिलकर 10 दिन में करता है काम को ना,
और ए बी करता है आप कितने दिन में, 15 दिन में करता है। तो ए का काम निकालेंगे, क्या करते हैं हम लोग, तो 10 और 15 को गुना कर देंगे और 15 में से 10 को कम कर देंगे। यही आपका क्या निकल जाएगा, ए का काम निकल जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करिए इसको, ठीक है ना। 10 गुना में 15 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 5 काट लीजिए, 5 या 15, अब क्या बच गया, 10 इधर बच गया और 3 इधर बच गया, यानी कि 10 गुना में 3 बच गया आपका, यानी कि 30 आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। अब यहाँ पर डरिएगा नहीं आप लोग, क्योंकि मैं अभी समझाने का मैं कोशिश किया हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, इसलिए इतना टाइम लगा है। बाद में कि आपको समझ में अगर आया होगा ना, तो क्वेश्चन को आप तो कुछ यानी कि 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड में आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें क्या था, थोड़ा सा समझना था इसमें। इसलिए मैं कहता हूं कि मैथ में डरना नहीं है, मैथ को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। और इसलिए मैं बोलता हूं, तभी आपको लग रहा है ना स्पेशल आपको वीर आर्मी के क्लास करना है, तो वीर पद का एप्लीकेशन बचाकर आप लोग मैथ का क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पर, कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। सम संख्या का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम संख्या का औसत 20 है, यह सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए औसत क्या होता है, औसत मतलब होता है, एवरेज मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या होता है। क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। बीच वाला संख्या को क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है। अब देखिए आप 7 संख्या है ना, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या और 7 संख्या। अब बीच में कौन सा आ रहा है, देखिए बीच में 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा बीच वाली संख्या हो जाएगा ना। तो देखिए बीच वाला संख्या कितना दिया गया है, 20 दिया गया है ना, यहाँ पर 20 रख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि औसत दिया गया है। मैंने क्या बताया था, औसत बीच में होता है ना, औसत बीच में मैंने कर दिया यहाँ पर। इससे पहले क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 18, इधर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा आपका 14, इधर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26। मैंने कहाँ से लाया है ना, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, 7 लगातार सम संख्या है ना, ये कहा जा रहा है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में 26 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, अगर समझ नहीं आए तो। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने प्रैक्टिस करके रखा है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को एक बार 2 बार पढ़ना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। देखिए बहुत डिफिकल्ट आपका क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या और परिधि का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या और परिधि का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन कौन देख लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या बोल रहा है, परिधि बोल रहा है, तो यहाँ पर इससे आपको कोई मतलब नहीं है, वह सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बोल रहा है त्रिज्या और परिधि का अनुपात बोल रहा है यहाँ पर, तो त्रिज्या मतलब r और परिधि मतलब क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है, ठीक है। अब बोल रहा है इसका अनुपात, यानी कि r अनुपात में 2πr बोल रहा है यहाँ पर, यानी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 बटा में क्या कर सकता हूँ, 2πr कर सकता हूँ। माफ कीजिएगा यहाँ पर 2 नहीं यहाँ होगा, थोड़ा मिस्टेक मुझसे हो गया यहाँ पर, ऐसे एग्जाम आपके लिए मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर। देखिए इसका मतलब क्या, अनुपात का मतलब क्या हो गया, मैं इसको ये कर सकता हूँ कि r बटा में 2πr कर सकता हूं यहाँ पर। देखिए r से r कट जाएगा, ऊपर बच गया 1 और नीचे में कितना बच जाएगा, 1 बटा में 2 गुना में 5 बटा में 7, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है, 5 बटा में 7 होता है ना। अब नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, यानी कह सकता हूँ कि 7 बटा में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ना, यानी इसको 7 अनुपात 44 कह सकता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये सी में दिया गया है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है ना, इसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि इसका मतलब कुछ भी नहीं है। त्रिज्या तो निकाल लेंगे आप लोग, त्रिज्या के अलावा परिधि भी निकालेंगे ना, तो आर का तो आर इसमें से आर कट ही जाएगा, यहाँ आर तो कट ही जाएगा। इसीलिए मैंने क्या बोल रहा है यहाँ पर, इससे कोई मतलब आपको नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है कि एक उम्मीदवार 30% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि कोई भी उम्मीदवार है जो 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो फेल कितने से करता है, वो 40 अंक से फेल कर जाता है। और बोल रहा है क्या, दूसरे उम्मीदवार ने 45% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 45 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। बोल रहा है कि कुल अंक कितना था।
देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले मान लूंगा क्या, मैं मान लूंगा कुल अंक कितना है, यहाँ मान लूंगा मैं टोटल मार्क कितना मान लूंगा, टोटल मार्क मान लूंगा, यहाँ पर मैं x मान लूंगा। अब x मान लिया मैंने टोटल मार्क। अब x का 30% बोल रहा है ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। x का 30% यानी 30 बटा में 100 कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे इतने मार्क ला दिया, तब फेल कितने से कर गया, 40 अंक से ना। अगर मैं इसमें 40 अंक जोड़ दूं तो क्या निकल जाएगा, उसका पासिंग मार्क निकल जाएगा ना, उसका पासिंग मार्क निकल जाएगा। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, बराबर कर देता हूँ। यहाँ पर बराबर करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पर अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है यहाँ पर कि दूसरा उम्मीदवार ने 45 अंक प्राप्त किया, यानी टोटल मार्क का 45 अंक प्राप्त किया। लेकिन ये जो मार्क प्राप्त किया कितना अधिक था, तो 35 मार्क अधिक था, तो मैं इसमें से 35 मार्क कम कर दूंगा। तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा पासिंग मार्क निकल जाएगा, कितने अंकों पर पास होगा। बस यही तो आपको निकालना था। अब इतनी बातों को समझ गए हैं ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट लीजिए यहाँ पर x और 30 गुना करूंगा, कितना हो जाएगा 30x बटा कितना हो जाएगा 100 प्लस में 40 बटा में कुछ नहीं 1 कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45x बटा में 100 और माइनस में 35 बटा में 1 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कर लीजिए, दोनों का एलसीएम करेंगे ना, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100, ठीक है। उधर कितना हो जाएगा 30x, इधर बचा कितना 4000, ये हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना बचाएगा, ये आपका 45x तो रहेगा ये इधर, और यहाँ पर प्लस में 3500 हो जाएगा, ये बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 तो कट ही जाएगा, नीचे नीचे में दिया गया है, तो क्या बच क्या गया आपके लिए, क्या बच गया आपके लिए, ऊपर बच गया आपका 30x, ऊपर बच गया 30x। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लिखता हूँ, यहाँ पर 30x इधर बच गया, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है ना, तो कलर अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं इसको लाल ही रखता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा, इधर बच गया आपका 30x और 4000 बच गया 30x, और यहाँ पर प्लस में 4000 बच गया आपके लिए, और इधर कितना बच गया 45x, और यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस आपका है ना, ये माइनस आपका है माइनस 3500। चलिए इसको तो मैं नीचे ही कर लेता हूँ, फिर नीचे तो मेरे लिए काफी जगह है। यहाँ पर इधर बच गया आपका 30x प्लस में 4000 बराबर में ये हो जाएगा 45x माइनस में 3500। अब देखिए, अब मैं x वाला को एक जलाता हूँ, मैं इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ पर ना ये क्या बच जाएगा 45x माइनस में 30x बराबर में, अब इसको मैंने इस तरफ लाया है, इसको मुझे इस तरफ करना पड़ेगा, तो 4000 तो प्लस में है ही, यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा। आप 3500 कहां से लाए, बस आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 7500 हो जाएगा। 15 से काट दीजिए, यहाँ पर 75 यानी x बराबर कितना आ गया 500, यानी कि टोटल मार्क कितना था, टोटल मार्क कितना था आपका, तो टोटल मार्क आपका था कितना, तो टोटल मार्क था यहाँ पर आपका 500, किस में दिया था, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर कि 1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों के लिए, तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले तो बना लीजिए जहां बनाना है आपको, और इसके लिए मैंने क्या बता दिया था, इसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, है ना, 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला में P इंटू में R अपॉन में 100 पार में स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला आपका है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और P यहाँ पर क्या है, तो P रहेगा आपका मूलधन रहेगा, क्या रहेगा मूलधन है कि 1000 रहेगा आपका, यहाँ पर 1000 ये हो जाएगा, और यहाँ पर R कितना है, रेडियस आपका रेट कितना है, रेट आपका दिया गया है 10%, 10 बटा में 100, ये पावर में कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ यहाँ पर कि 1000 गुना में 10 बटा में 100 और गुना में 10 बटा में 100। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 से 1 0 1 0, क्या बच जाएगा आपका 10 बच गया है, यानी अंतर कितना है साधारण ब्याज और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में 10 रुपए का मात्र अंतर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आंसर हो जाता है। इसमें मेन क्या था आपका, इसमें आपका मेन था फॉर्मूला आपका, ठीक है ना, ये फॉर्मूला वाला फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा इसमें, ठीक है ना।
ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपका घातांक और करनी से है, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखकर इतना गुना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा देख लीजिए यहाँ पर। पहले इसका आंसर लगा लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखिए 10 के पावर में 3 है, 10 के पावर में यहाँ पर 2 है और भागा में 10 के पावर 4 है। अगर सभी का बेस समान रहता है, बेस समान, बेस मतलब कि 10-10 जो दिया गया ना, अगर समान रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर को क्या कर देंगे, गुना वाले को जोड़ देंगे और भाग वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए 10 और 10 है तो पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 2 हो जाएगा और भागा में कितना हो जाएगा, 10 के पावर में 4 आपका हो जाएगा। यानी कह सकता हूँ 10 के पावर में तो यहाँ 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है 5, और भागा में कितना है 10 के पावर में 4। अब क्या मैंने बोला था, गुना में पावर जुड़ जाएगा और भागा में पावर घट जाएगा। तो 10 के पावर में कितना हो जाएगा, 5 माइनस में 4 हो जाएगा। देखिए भागा दिया गया ना और बेस दोनों का समान है, क्या हो जाएगा पावर में समझ गए ना आप, पावर में क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा यहाँ पर। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि आपका 5 माइनस में 4 ना बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कर ले हो जाएगा 10 के पावर में 1 हो जाएगा। यानी इसको मैं 10 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ये सी में ही दिया गया है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होना है और आपको सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बोरिंग से आपको झेलना पड़ेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि एक साइकिल चालक 25 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में गति बोल रहा है ना, गति यानी कि स्पीड बोल रहा है ना, तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो दिया ही गया है, कितना दिया गया डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस दिया गया है 150 और आपको टाइम कितना दिया गया है 25 सेकंड दिया गया है। इससे आप लोग क्या निकालिए, स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड निकालेंगे तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, डिस्टेंस यानी कि 150 बटा में कितना हो जाएगा 25, काटे निकालेंगे ना तो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर किसमें दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है ना। अब आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18 बटा 5 से गुना करेंगे ना, तब अब क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पर 6 गुना में 18 बटा 5 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, ये किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। 18 छक्के 108, 108 बटा में 5 और तो कितना हो जाएगा, 5 गुना में 10, 5 अगन 5, 5 अके 30 किलोमीटर, यानी 21.6 किलोमीटर पर घंटा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर में 0 है, तो x का 2 संभावित मान ज्ञात करे, सबसे बड़ा मान चुने। सबसे बड़ा मान क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 दिया गया बराबर में 0 दिया गया है। तो यहाँ तो पहले बोल रहा है कि x का मान निकाल लीजिए और इन दोनों में जो बड़ा है ना, जो बड़ा है वो आपको क्या है यहाँ देखना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है 10 है, यानी देखिए 10 एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। अब ये बताइए मुझे यहाँ पर दो संख्या ऐसा ढूंढिए जो गुना करने पे कितना आ जाए, 10 आ जाए गुना करने पर, और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए तो 7x आ जाए, क्योंकि बीच में है ना। ये संख्या आपका एक 5 और 2 है, 5 और 2 गुना करूंगा 10 हो जाएगा और 5 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस आपको ऐसे संख्या पता करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 बराबर में 0। अब क्या कर लीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए। देखिए बनाने के लिए तो मैं बस मुंह से बना लूंगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 5 और 2 है ना, यहाँ प्लस प्लस में आ जाए, यहाँ पर प्लस प्लस में है तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस माइनस में आ जाएगा। बस आपको यही समझना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इतना बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे बनाएंगे भी ना तो एक्स इसमें कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस में 5 हो जाएगा, ये इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर इधर एक्स प्लस में 5 बच जाएगा, यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स प्लस में 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स प्लस में 5 हो जाएगा, अब बराबर में 0 है। यहाँ से भी आप लोग एक्स माइनस में 2 और माइनस में 5, ठीक है ना, ये कितना निकल के आएगा। तो आगे से आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि आपको बस मन ही मन सोच लीजिएगा कि ये संख्या आपको पता होना चाहिए बस। और जो आपका साइन यहाँ जो साइन आएगा ना, वो साइन आप क्या करेंगे आंसर में, उस साइन उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ तो क्या था, +5 था और +2 था। क्यों, देखिए
दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 7 होता है, और दोनों को गुना करने पर कितना होता है 10 होता है। तो आपका आंसर किसमें निकल गया, -5 और -2 निकल गया। तो इसमें बोल रहा है दोनों बड़ा कौन सा है, तो -5 में -5 और -2 में बड़ा जो है ना वो दाईं तरफ की संख्या बड़ा होगा। तो -2 क्या है संख्या रेखा पर -2, तो -2 क्या हो जाएगा आपका आंसर, माफ कीजिएगा यहाँ पर 2 बार आपको -2 आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -2 आपका आंसर है, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 4 सदस्यों वाला एक परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। एक परिवार है जिसमें कि 4 लोग हैं और उनका औसत आयु दिया गया है 30। बोल रहा है कि 60 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति उसमें से मृत्यु हो जाता है तो शेष सदस्यों का औसत आयु कितना होगा, ये बोल रहा है यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला था कि 4 सदस्य का आपको दिया रहेगा आयु, औसत आयु दिया रहेगा। इसका कुल आयु कैसे निकालेंगे हम लोग, उसका कुल आयु हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल एज कितना कैसे निकालेंगे, यानी कि 4 गुना में क्या कर देंगे 30 कर देंगे, यानी कि 120 वर्ष क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल व्यक्ति का आयु हो जाएगा। अब कौन इसमें से मर गया, तो 60 वर्ष वाला मर गया, इसमें से क्या कर दीजिए 60 वर्ष कम कर दीजिए, यानी कि 120 में से क्या कम कर दीजिए 60 कम कर दिए, यानी कि 60 वर्ष बच जाएगा। तो 60 वर्ष जो बचा है ना ये क्या कितने लोगों के लिए, तो पहले 4 लोग था, 1 लोग कम हो गया ना, यानी 3 लोग, यानी 3 लोगों का क्या बन गया, 3 लोगों का कुल वजन कितना निकल गया, कुल आयु कितना निकल गया, कुल आयु निकल गया आपका 60 वर्ष निकल गया ना, 60 वर्ष बच गया आपका, ठीक है। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे हम लोग, औसत जो निकालेंगे हम लोग ना 60 बटा में क्या कर देंगे 3 कर देंगे, यानी काट कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका औसत आयु हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, अब कर्ण कितना दिया गया है 13 और एक भुजा दिया गया है 5, तो आपको इसका आधार निकालना पड़ेगा। आपको आधार पहले निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आधार निकालेंगे, क्या करेंगे आपको, आपने क्या पढ़ा था कर्ण ना, ठीक है ए बी सी है, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर में क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, माफ कीजिएगा यहाँ पर उल्टा मैंने बोल दिया, यहाँ पर आप क्या निकालना है आपको बी सी निकालना है, यानी कि आधार निकालना है। ये पाइथागोरस प्रमेय का है, ठीक है ना, आधार निकालना है आपको, यानी कि बी सी निकालना है आपको। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, रूट अंदर में क्या करेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस में ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ए सी कितना दिया गया है 13 दिया गया ना, 13 का स्क्वायर माइनस में ए बी कितना दिया गया 5 दिया गया ना, तो 5 का स्क्वायर, यानी क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 169 और माइनस में 25 हो जाएगा, यानी कि 13 घटा कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, 144 रूट अंडर में, यानी बीसी का आप रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी बीसी बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर, यानी ये हो जाएगा 12। समझ में आ गया ना आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे निकालना है वैसे निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको निकल गया आधार और आपका निकल गया लंब। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका 1/2 गुना में बेस इंटू में हाइट होता है, क्या होता है बेस इंटू में हाइट, क्या होता है बेस इंटू में हाइट होता है। यहाँ 1/2 और गुना में बेस कितना दिया गया है 12 और हाइट कितना दिया गया है 5। अब इसको काट के आंसर निकाल दीजिए आप लोग, ठीक है। 2 से काटूंगा 6 हो जाएगा ना, और 6 और 5 गुना करूंगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक मैंने कर दिया, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया ना, लेकिन आप एरिया किसमें स्क्वायर में निकलता है, तभी से मेरा डाउट हो गया कि मैंने आंसर गलती निकाल दिया। यहाँ पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है ना कि एरिया पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होगा तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग पूछ रहा है ना, देखिए ये पूछ रहा है परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग, ठीक है। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस में 12 प्लस में 13 हो जाएगा, 12 5 17 और हो जाएगा 30 क्या निकल गया आपका, तभी आपका 30 निकल रहा है, 30 सेंटीमीटर निकल जाएगा। देखिए कितना भारी मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर होता है ना तो स्क्वायर में आंसर निकल जाता है। तो बच्चे ऐसे ही गलती करके आते हैं, तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। चलिए अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना आप लोग।
और साथ साथ में आप क्लास अच्छा लगा है ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। और वीर पद का एप्लीकेशन डाउनलोड करके सभी बच्चों को तो मैं कह रहा हूं कि जाकर अभी आप टेस्ट को ज्वाइन करिए। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।